बचपन की चर्चित कहानी, दो बिल्लियों की कहानी। दोनों बिल्लियां भूखी थी। दोनों बिल्लियों को कड़ी मशक्कत के बाद उनके हाथ में रोटी लगी, लेकिन आपसी समन्वय स्थापित ना होने के कारण और आपसी तालमेल ना होने के कारण बाहर से एक बंदर आता है। वो दोनों को चकमा देता है, दोनों को बेवकूफ बनाता है और वो रोटी लेकर चला जाता है। दोनों बिल्लियों के हाथ में केवल निराशा ही लगती है। ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है उत्तराखंड के लिए, यदि हम बात करें कृषि भूमि की और यदि हम बात करें सख्त भू कानून की। तो इस दौरान इस समय पूरे प्रदेश भर में इसके लिए रोष है। पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकाली जा रही है, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है और सभी संगठनों की ये मांग है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किया जाए और उत्तराखंड में 1950 मूल निवास को यहां पर लागू किया जाए सख्ताई से, क्योंकि 24 वर्ष हो चुके हैं और इन दिनों 24 वर्ष होने में बहुत से कीर्तिमान उत्तराखंड ने हासिल किए हैं विश्व पटल पे। और इन दिनों जो ये समारोह चल रहा है, ये रजत समारोह चल रहा है, क्योंकि हमने प्रवेश कर लिया है 25वें वर्ष में उत्तराखंड के। 9 नवंबर 2000 के बाद आज पूरे 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 24 वर्षों में विश्व पटल में उत्तराखंड एक अलग ख्याति प्राप्त है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो आज ये जो स्वर्णिम रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, 4 से 5 दिन में पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और जो उत्तराखंड ने अभी तक अचीवमेंट किया है, जो अभी तक कीर्तिमान हासिल किए हैं, उसकी झलकियां पूरे प्रदेश भर में दिखाई जा रहे हैं, देश भर में दिखाई जा रही है। लेकिन ये वीडियो कुछ थोड़ा अलग होगा। हम उत्तराखंड की जो कीर्तिमान है उसकी बात हम अलग चलचित्र में करेंगे, लेकिन इस समय जो बहुत जरूरी है उत्तराखंड में सख्त भू कानून की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो जिन बलिदानियों, जिन वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत देके अपना बलिदान दिया कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया, और आज हम ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन सभी बलिदानियों को, उन सभी शहादतियों को शत शत नमन पूरे कोटनाला केदार परिवार की ओर से, क्योंकि बिना आपके संघर्ष से आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बिना आपके संघर्ष से मुमकिन ही नहीं था कि पूरा हो जाए। साथ साथ में आज सुबह ही जो खबर आई है कि अल्मोड़ा राज्य मार्ग में जो घटना हुई है, जो बस पलटी है, पहाड़ से नीचे गिरी है, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो सबसे पहले तो हम उनको भी ऊपर वाले से कामना करेंगे कि जो भी उनके परिवार हैं, जो भी उनके संबंधी हैं, उनको दुख झेलने की ताकत दे और ऊपर वाला उन सभी 36 दिव्यांगों को अपने पास बुलाए और उनको सांत्वना प्रदान करने की हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो कृषि भूमि, क्योंकि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान प्रदेश है, पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश में भी यहाँ की जो खनिज उपजाएं होती है वो जहाँ जाती है बाहर, और बाहर किस प्रकार से यदि अगर हम सख्त भू कानून को लागू ना करें तो हमें किस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेगी प्रदेश के साथ साथ देश को भी। आइए उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब भौगोलिक स्थिति और संस्कृति को देखते हुए उत्तर प्रदेश से एक अलग सा हिमालयी क्षेत्र पृथक करने की बात चली और 9 नवंबर 2000 को एक पृथक उत्तराखंड, उत्तरांचल, जो उस समय उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उत्तरांचल अस्तित्व में आया। तो जब एक नया राज्य अस्तित्व में आया तो उसके लिए काफी सारे अधिनियम, नियम, शर्तें लागू हुई और शर्तें बनने शुरू हो गई। लेकिन इसमें जो अहम थी वह थी 1950 मूल निवास कानून और एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू हो उत्तराखंडियों के लिए। तो हम चलेंगे 1950 में भी और क्यों जरूरी है, लेकिन उससे पहले थोड़े आंकड़ों में बात करते हैं कि जिस समय उत्तरांचल अस्तित्व में आया उस दौरान जो कृषि भूमि थी उत्तरांचल की वह थी 7.70 लाख हेक्टेयर। आप ध्यान से गौर से सुनिएगा। और आज 20-22 साल, 24 साल बाद आज जो उपजाऊ भूमि है, जो कृषि भूमि है, वो घट के आ गई है 6.20 लाख हेक्टेयर। यानी लगभग 22 से 23 सालों में ये लगभग 1.35% से लाख हेक्टेयर भूमि घटी है कृषि भूमि की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी एक समस्या ये है कि उस दौरान जिस समय उत्तरांचल बना था, अस्तित्व में आया था, उस दौरान क्या था कि जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी, तो उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान कंट्रीब्यूट था कृषि और वन का, जो कि आज 20-22 साल बाद घट के 30% से घटकर आ गया है 9% से भी कम आ चुका है। तो इसका मूल कारण है वो वहां ये है कि बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर व्यवसाय स्थापित करने के लिए। उसकी आड़ में जो दुरुपयोग हो रहा है जमीन का, तो कृषि भूमि पर बहुत ज्यादा उसका असर दिख रहा है। तो इसीलिए सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, नए जो देश के अस्तित्व में आने के बाद काफी सारे अधिनियम बने, काफी सारे नियम, काफी सारे शर्तें लागू होनी शुरू हो गई, जिसमें कि जो भूमि से रिलेटेड था उसमें अहम आया 2002 में, जब नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश जमींदारी व्यवस्था उसमें संशोधन किया। उसमें यह संशोधन किया, देखिए पहली चीज तो ये कि भारत में रहने वाले कोई भी भारतवासी हैं वह भारत की किसी भी कोने पर जाकर अपने परिवार का गुजारा भत्ता कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें ये संविधान हमें ये हक देता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन हर किसी प्रदेश की,
हर किसी राज्य की अपनी एक सीमा होती है। तो उसी के रूप में क्या हुआ कि उन्होंने जो संशोधन किया उसमें यह था कि कोई भी अगर गैर उत्तराखंडी उत्तराखंड में आता है आवासीय भूमि के लिए, आवासीय बात कर रहा हूँ, आवासीय भूमि के लिए यदि कोई उत्तराखंड आता है तो केवल वो मात्र 500 वर्ग मीटर की ही जमीन को खरीदने के वैध होगा। ये एक सीमा लगा दी, यदि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप केवल 500 वर्ग मीटर की ही जमीन ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, 2008 की बात करते हैं। 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी उन्होंने इसको थोड़ा सा हल्की सी और सख्ताई में दिखाई, जो 500 वर्ग मीटर की जो जमीन थी उसकी सीमा कर दी गई तय 250 वर्ग मीटर। यानी अगर कोई भी गैर उत्तराखंडी है वहां यहाँ पर आवासीय जमीन ढूंढ रहा है तो उसको केवल 250 वर्ग मीटर के हिसाब से ही जमीन मिलेगी। यहाँ पर अब मोड़ आता है, निर्णायक मोड़ आता है 2018 में। जो 2018 की तत्कालीन सरकार थी उन्होंने खुली छूट दे दी। उन्होंने संविधान के 143A और 154B उसको निरस्त करते हुए, उसका हवाला देते हुए यहाँ इस प्रकार का संशोधन कर दिया कि अब कोई गैर उत्तराखंडी आप उत्तराखंड में आ सकते हो, आप चाहे बाहर से कहीं से भी हो, आप कितनी भी जमीन खरीद सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको यदि अगर व्यवसाय रूप में व्यवसाय आपको जो प्रोजेक्ट लगाने हैं आप वो भी रख सकते हैं, आपको अभी कुछ भी आप स्वतंत्र हैं। यहाँ से आता है मोड़ शुरू, क्योंकि अभी क्या है कि आप औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी यदि अगर आप भूमि लेते हो आप कितनी भी ले सकते हो। अब देखिए ऐसे में होता क्या है कि बाहर के, क्योंकि बाहर में अभी मोस्टली जो जमींदारी प्रथा अभी बाहर में काफी सारे प्रदेश है जिसमें चलती आ रही है और वो थोड़ा संपन्न भी है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें और खुलकर आती है। उत्तराखंड के समीप, उत्तराखंड के निकटवर्ती हम राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश, वहां पर 1950 का भू कानून लागू है। यानी वहां कोई भी बाहर का कोई भी व्यवसायी हो, कोई भी उद्योगपति हो, वो केवल सीमित मात्रा में ही जमीन खरीद सकता है। हिमाचल प्रदेश ने इस प्रकार का अधिवेशन किया, इस प्रकार का उन्होंने शर्तें रखी, लेकिन उत्तराखंड में ये लागू नहीं था। अब क्या हुआ कि 2018 के बाद फिर मांगे बढ़नी शुरू हो गई कि उसको जो आपने जो अधिवेशन था उसको हटाया जाए और यहाँ पर सख्त भू कानून लागू किया जाए, जो कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही है, क्योंकि वहां भी हिमाचल प्रदेश भी जो है हिमालय क्षेत्रों की, जैसे उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र है उस वहां भी वैसा ही आता है। अब देखिए अभी इस समय जो वर्तमान में सरकार है वहां सरकार भी वही है जो 2018 में थी, लेकिन क्या है कि यहाँ की जो अभी तत्कालीन वर्तमान सरकार ने भी ये माना है कि काफी सारे जो भूमाफिया ही बोलेंगे, जो बाहर से उद्योगपति आए उन्होंने उनकी आड़ में काफी सारे भूमाफिया थे, उन्होंने जमीनों का दुरुपयोग किया है। यानी जो कृषि भूमि थी उसको खरीद कर वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट या अपना कुछ भी एक जो प्लांट है उन्होंने वहां पर निर्धारित कर दिया है। अब 2018 की सरकार का उनका यह कहना है कि हमने प्रदेश के विकास के लिए ये सारी योजनाएं, सर हमारा केवल कहना यह है, हमारे माध्यम से उत्तराखंडियों में बहुत सारे उत्तराखंडी होंगे जानना चाहते होंगे ऐसा क्यों, आप क्यों चाहते हैं कि भारी लोग यहाँ पर आए। पहली चीज तो ये देखिए, आवासीय, हम पहली बात कर चुके हैं, आवासीय भूमि और कृषि भूमि में फर्क होता है, अंतर होता है। कोई भी बाहरी गैर उत्तराखंडी यहाँ पर आकर रह सकता है, ठीक है, आवास कर सकता है, पहली चीज तो आप ये नोटिस कर लीजिएगा, रह सकते हैं। लेकिन कृषि भूमि में यदि अगर आप कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं वहां पर और आपने वहां व्यवसाय स्थापित ना करके आपने कुछ और कर दिया, होटल्स खोल दिए, ये खोल दिया, वो खोल दिया, देखिए सर विकास जरूरी है, लेकिन विकास से जो बहुत ज्यादा जरूरी है वह होता है हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, जिसको हमें, जो हमारी धरोहर होती है उसको हमें बचाना ही बचाना पड़ेगा। अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए आप, चाइना की हम बात करें, चाइना में क्या है, चाइना में विकास कितनी तेजी से है, चाइना में सारी चीजें कृत्रिम हो रही है, सारी चीजें आर्टिफिशियल है। वहां पर उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन होता क्या है, जब हम कृत्रिम रूप से सारी चीजें देखना शुरू कर देते हैं ना सर, वहां पर क्या होता है, वहां पर कोरोना जैसी महामारी आती है जो कि प्रदेश को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरे विश्व भर में फैल जाती है और इस प्रकार से घातक होती है। तो ऐसे ही हुआ। अभी यहाँ पर आपका कहना यह है कि हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन सर जी हमारा केवल यही कहना है कि बाहर के उद्योगपति क्यों, बाहर के शेयर होल्डरों को लाने की क्या जरूरत है। आप इस प्रकार से विकास कीजिए ना कि आप उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को इस प्रकार से आप क्षमता उन्हें दे दीजिए, उनको इतना सपोर्ट कर दीजिए, उनको शिक्षित कर दीजिए कि वो अपने आप, हम लोग यहाँ पर खुद ही अपना प्लांट खोल दें। देखिए सर ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के जो गैर उत्तराखंडी है, जो बाहर के प्रदेश से आ रहे हैं, वो कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके स्किल्स है, नहीं है। जो आज की डेट में गुजरात है, सबसे ज्यादा उद्योगपतियों का गढ़ माना जाता है गुजरात, वहां भी पहले ऐसा ही था, लेकिन हुआ क्या, स्किल डेवलपमेंट हुआ, वहां का विकास हुआ, वहां के लोगों को जागरूकता कराई गई। यहाँ पर क्या है सर, मैं आपको लिटरली बताऊं और ये मेरी तरफ से बहुतों को मालूम होगा, यहाँ पर हो क्या रहा है, बाहर के उद्योगपति आते हैं, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी अपना उद्यमी शुरू करते हैं, बाद में होटल या इस प्रकार का कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं और उसके लिए जमीन खरीदते हैं उत्तराखंड वासियों से सस्ती कीमत पर, और बाद में भोला भाला उत्तराखंडी उनको जमीन देता है और बाद में उसी के प्लांट पे जो उद्योग उसने लगाया होता है उसी में नौकरी करता है, और नौकरी करते 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 उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है, उसका जो अगली पीढ़ी है वह भी वहां पर नौकरी करेगा। ऐसे में बचेगी हमारी संस्कृति। आप खुद ही सोचिए सर, जो शहादत इतने लोगों ने शहादत दी है उत्तराखंड को बचाने के लिए, अगर आने वाले समय में वही हो गया तो पहले उत्तर प्रदेश में भी क्या दिक्कत थी, उसमें भी
जब सारी चीजें बाहर से हो जाए, आप इतना स्किल कीजिए ना सर, इतना स्किल बनाइए हम लोगों को उत्तराखंड। देखिए हम लोग जो है भारत भ्रमण करते हैं, हमने बहुत से प्रदेशों के लोगों को देखा है, उनकी मानसिकता देखिए, कोई अंतर नहीं होता सर, जो उनकी मानसिकता वही हमारी मानसिकता भी होती है। लेकिन जो मुद्दा होता है वो होता है सपोर्ट का। सपोर्ट नहीं मिल पाता हम पे। हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि हम पे सपोर्ट नहीं है, हम पे जागरूकता नहीं है। आप उत्तराखंडियों को, उत्तराखंड वासियों को जागरूक कीजिए। देखिए अगर पड़ोसी के घर में, अगर पड़ोसी को ठंड लग रही हो ना, तो और अपने घर को जला के उसको गर्मी देना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि दुनिया को यदि अगर सर्दी लग रही है ना, तो इतने सक्षम आप बना दीजिए, इतने सक्षम आप हो जाइए कि आप उनकी मदद कीजिए। पहले खुद की मदद करते हैं तब दूसरे की मदद करते हैं। ये जो हम लोग एयरप्लेन में चलते हैं उसमें भी ये बोला जाता है, पहले खुद की मदद कीजिए तब दूसरों की कीजिए। तो आप यहाँ के उत्तराखंडियों को आप सक्षम बनाइए ना, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कीजिए। यहाँ पर दूसरे बाहरी राज्यों में जो शेयर होल्डर होते हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बेशक करने दीजिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन साथ साथ उनको ये बोलिए ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको इतना लाभ होगा, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपका अधिपत्ति नहीं होगा। स्वामित्व जो होगा, स्वामित्व होगा उसका जिसकी जमीन है और उत्तराखंड वासियों का। थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और थोड़ा पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये व्यवस्था, क्यों बात करते हैं 1950 मूल निवास की, कहां से ये शब्द जन्मा है, और किस प्रकार से जो आजादी से पहले और आजादी के बाद किस प्रकार से कृषि भूमि में परिवर्तन आया है। दरअसल आजादी से पहले जो जितने भी कृषि विभाग थे वहां ब्रिटिश भू कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, और इसमें भी इसके 4 भाग हुआ करते थे। पहला था स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। इसके अंतर्गत आता था। अब हुआ क्या, जब आजादी मिलने के बाद एक 1950 में 1952 में एक कानून लागू हुआ जो उत्तर प्रदेश के लिए भी अहम था। उसमें था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व्यवस्था लागू की गई। इसमें क्या हुआ कि देखिए उस समय क्या था, आजादी के दौरान पूर्वजों पुश्तैनी रैयतवाड़ी हुआ करते थे। तो पुश्तैनी जमीनें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। किसी भी एक परिवार पे बहुत ज्यादा जमीन, कृषि भूमि हो चाहे XYZ किसी भी प्रकार की भी, पहाड़ किसी के जमींदारी, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था चलती थी। अब 1952 के बाद क्या हुआ कि 1952 में जो संशोधन हुआ वो यहाँ संशोधन हुआ उत्तर प्रदेश में विशेषकर, कि आपका जो सबसे पहली बात तो ये कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जो जमींदारी की स्वामित्व वाली भूमि थी उसका विलय हो गया राज्य सरकार में और राज्य में हो गया। यानी किसी की भी अब जमीन जो है वो कृषि भूमि केवल सरकार की रहेगी और वो उस राज्य की रहेगी। दूसरी चीज इसमें आती है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब इस प्रकार से हुआ गया कि कृषि के लिए कानून बनाए गए जो कि बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण थे, कि आपके ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे बोले कि मैं तो हकदार हूं, इतनी जमीन मेरी नहीं। हर किसी को सीमा वो कर दिया गया। कोई भी अपनी जमीन है वो पट्टे में नहीं दे सकते, लगान में नहीं दे सकते, क्योंकि वो कृषि भूमि में उनको जवाबदेही होगी। हाँ, किसी किसी जगह में संशोधन किया गया कि जैसे कोई अक्षम व्यक्ति जो सक्षम ना हो कृषि करने के लिए, वह अपनी जो भूमि है वह लगान में दे सकते थे, लेकिन कुछ प्रतिफल उसमें सरकार, राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा। साथ साथ में इसमें यह भी देखा गया कि इसमें जमीन का बंटवारा, यानी बहुत बड़े भूभाग का तो जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन छोटे भूभाग का नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटी होगी। इसमें एक चीज और आती है कि 5 बीघा से कम तक का ही एक परिवार को केवल इस प्रकार से दिया गया कि एक परिवार के भरण पोषण के लिए 5 बीघा से कम ही जमीन होगी। 5 बीघा से ज्यादा की भूमि पर आप स्वामित्व आपका नहीं हो सकता। यानी क्लियर कट अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो एक परिवार को केवल 5 बीघा ही जमीन मिल सकती है, उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते ये मेरी जमीन है, क्योंकि एक 5 बीघा बहुत होती है खेती बाड़ी करने के लिए भी और एक परिवार को चलाने के लिए। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था की गई। अब देखिए उत्तराखंड में जो 1950 का जो मूल कानून है वह क्या है। दरअसल हुआ क्या कि जब भारत देश आजाद हुए, हमें आजादी प्राप्त हुई, तो उसके बाद यह बोला गया कि 1950 के बाद, मतलब यह अधिवेशन बना, यह अधिनियम बना कि 1950 में जैसे ही भारत देश आजाद हुआ, 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार भारत देश के किसी भी कोने पर उस दौरान अगर मौजूद है यदि, तो वहां का मूल निवासी होता है या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये छप गया। यानी अगर XYZ मैं देहरादून में रहता हूं और मेरे पूर्वज यदि अगर 1950 में देहरादून उत्तराखंड में थे, तो वहां मूल निवासी हो जाएंगे यहाँ पे। ये पूरे देश में यहाँ ये नियम लागू कर दिया गया। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक चीज और आ गई है, उत्तराखंड में मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास की भी बात चली। अब स्थायी निवास में क्या था, अब उत्तराखंड में क्या हुआ कि जब उत्तराखंड पृथक प्रदेश हुआ उत्तर प्रदेश से 2000 में, तो इन्होंने क्या रख दिया, इन्होंने 1950 को ना देखते हुए इन्होंने अधिवेशन ये बनाया, अधिनियम बनाया कि 1900 तो 2000 बना लिया था कि स्थायी व्यवस्था। जब इन्होंने स्थायी निवास का यहाँ पर घोषणा की कि 1985 के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पर उत्तराखंड में रहेगा वह उत्तराखंड का स्थायी और मूल निवासी हो जाएगा। ये धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि 2000 तक में आ गए, कि फिर जब 2000 में उत्तरांचल पृथक हुआ, तो उत्तरांचल में उस दौरान कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति यदि उत्तराखंड में निवास करता है तो वह उत्तराखंड का मूल निवासी कहलाएगा। तो पूरी पिक्चर इसी कहानी के ऊपर है कि क्यों
हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश की बात करी हमने, और साथ साथ में जब उत्तराखंड बना तो साथ साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड भी उस दौरान बने थे। लेकिन उसमें क्या था, उन्होंने उन प्रदेश में केवल 1950 को ही मान्यता है कि जो 1950 से रह रहा है वह ही मूल निवासी कहलाया जाएगा। लेकिन यदि अगर कोई बाहर उसके बाद आया तो उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पर क्या है कि 2000 के बाद का माना जाएगा। देखिए, पहली चीज तो हम बोल बोल के थक गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत देश में कहीं पर भी रह सकता है, उसमें कोई भी संकोच नहीं है। लेकिन देखिए, दूसरी चीज क्या होगी, कोई भी राज्य होता है ना, उसमें जो मूल निवासी होते हैं उनके लिए कुछ रियायतें दी जाती है XYZ, चाहे वह शिक्षा के रूप में हुआ, चाहे वो रोजगार के उसमें हुआ, चाहे वो व्यवसाय उसमें होता है। तो अब होगा क्या कि उत्तराखंड में जो 2000 के बाद आए हैं, व्यवस्थित हुए हैं, वह भी उसके हकदार हो जाएंगे। तो बस यही कहना है कि यदि अगर हम पहले से रहते हुए आ रहे हैं तो हम क्यों ना हकदार बने, दूसरे को हक दो बेशक दो, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा कम दो ना। हमें तो आप मतलब बिल्कुल ही उनका और हमारा समानता का होगा तो क्या मजा आएगा। आरक्षण इसीलिए तो आरक्षण आता है। और देखिए सर जी, मैंने तो ये खबर और भी आई, और दर्शकों हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, हरिद्वार उत्तराखंड का जिला है, उत्तराखंड में आता है। लेकिन आज भी हरिद्वार में उत्तर प्रदेश का आधिपत्य है, ये भी मुझे हाल फिलहाल में ही मालूम चला। तो सर आपने तो वो भी, जब यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ और अर्ध कुंभ होता है ना, तो उस दौरान भी जो वहाँ का जो नवीनीकरण होता है तो वहाँ केवल अस्थायी रूप में है। हमने अरबों रुपए लगा दिए हरिद्वार में, हमारी सरकार ने अरबों रुपए लगा दिए हरिद्वार में, और वो अरबों रुपए लगाने के बावजूद भी हम हकदार नहीं है हरिद्वार के लिए उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार माना जाता है। यानी अगर यहाँ पर हम हरिद्वार में कुछ भी अगर हम स्थायी तौर पर करना चाहें, हम नहीं कर सकते। भले आपको मालूम है हरिद्वार कितनी पवित्र जिलों में आता है उत्तराखंड के, लेकिन उत्तराखंड का नहीं है हरिद्वार। क्यों मैं कह रहा हूं, आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिएगा। यदि कुंभ और अर्ध कुंभ भी होते हैं ना, और उस कुंभ के मेले में भी यदि अगर उत्तराखंड सरकार ने कोई भी नवीनीकरण कर दिया तो नोटिस आ जाता है उत्तर प्रदेश से। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हरिद्वार हमारे जिला है और हम लोग हरिद्वार में स्थायी कोई भी नवीनीकरण नहीं कर सकते। प्रावधान है तो सर क्या चल रहा है ये, हमने हरिद्वार तक। तो इसीलिए देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इसीलिए ये कठोर शब्दों का वीडियो होगा, ये कठोर वीडियो होगा। कटु बोलूंगा मैं क्योंकि तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन तारीफ करने के लिए नहीं हूं। यदि अगर हम मूल निवासी हैं उत्तराखंड के तो हम हकदार होने चाहिए गैर उत्तराखंडियों से ज्यादा कि हमें इस प्रकार का आरक्षण मिले। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी, संक्षिप्त में हमने जाना कि किस प्रकार से कहां से ये कहानी शुरू हुई और क्यों रोष है इस समय उत्तराखंड वासियों का, क्यों इस समय लगे हैं कि सख्त भू कानून लागू हो, ताकि जिसकी आड़ में अच्छे लोगों की आड़ में कुछ भू माफिया या कुछ जो बोलते हैं ना कि अच्छी रोटी सेकने वाले वो भी आ जाते हैं, वो आधिपत्य कर देते हैं। होता क्या है कि उत्तराखंड वासी पहले भी नौकरी कर रहे थे, अभी भी नौकरी करेंगे, आने वाले टाइम पे उनकी जो पीढ़ी होगी वह भी नौकरी करेगी, यदि अगर आपने जागरूकता नहीं फैलाई तो। भू कानून को लेते हैं। भू कानून में जो हमारी सचिव हैं, जो हमारी प्रदेश की सचिव है, उन्होंने कितने समय पहले बोल दिया था कि आप मुझे रिपोर्ट तलब कीजिए भू कानून की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अभी फटकार भी लगाई जिलाधिकारियों को कि आप क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। तो अभी तक कहीं ना कहीं खो क्या रहा है ना, टालमटोल हो रही है। भू कानून, सख्त भू कानून बनने के ऊपर टालमटोल हो गया। अब तो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया कि सख्ताई से इसे लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हो क्या रहा है, वरिष्ठ सचिव जो हमारी हैं वो भी बोल बोल के परेशान है, लेकिन वो क्या है थोड़ा बहुत टाल मटोली हो रही। तो बस हो सकता है कि इस प्रकार की वीडियो से ना हल्की सी थोड़ी ये जो गति है वो तेज हो जाए। वैसे डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका घोषणाएं आ रही हैं, बहुत जल्दी काम करवा रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचे सोशल मीडिया में तब तक और भी सारी चीजें हो चुकी होगी जो मैंने इसमें बोल दिया है। लेकिन बस देखिए हम तो एक ही चीज जानते हैं, उत्तराखंड वासी हैं हम, बिल्कुल सज्जनता से रहते हैं हम। हर किसी को यहाँ आने का बिल्कुल, जब कोई भी आएगा तो हृदय की गहराइयों से उसका अभिनंदन है। लेकिन हमारी ये वीडियो ये थी कि किस प्रकार से जो मूल निवास का शुरुआत हुई है और किस प्रकार से एक सख्त भू कानून की जरूरत है, वो हमारी वीडियो का उद्देश्य है। क्योंकि बोलते हैं ना, जय जवान और जय किसान, और किसान को चाहिए कृषि भूमि, किसान को चाहिए एक अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि। थैंक यू सो मच।